हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मेड इजी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, हम उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉज किए थे। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। तो पहला कंक्लूजन क्या निकाला था कि जब भी किसी सर्किट का फ्लक्स लिंक्ड चेंज होगा, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, जब भी फ्लक्स लिंक चेंज होगा तो उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद होगा उसी वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो ये आपका फैराडेज का फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ था फैराडे का, E is directly proportional to, second law, E is the induced EMF. It is directly proportional to d phi by dt. So E equals to minus d phi by dt. E is the induced EMF, मतलब induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन भी पूछा था, क्या आपने ऐसे लॉज कभी देखे हैं पुराने? अगर आपको नहीं स्ट्राइक किया तो इट्स वेरी सिंपल। न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट लॉ अगर आपको न्यूटन का देखो तो उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ भी क्वालिटेटिव थे। सेकंड लॉ था वो क्या था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। अब यहां पे क्या है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi बाई dt, यानी कि सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव, ये भी सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव है, राइट? तो ये कंपैरिजन था। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi बाई dt, E इक्वल्स टू माइनस d phi बाई dt। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, E इक्वल्स टू d phi बाई dt, अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं, और ये बेटा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, या वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वोल्टेज आएगी। अगर आपको एवरेज चाहिए, एवरेज ईएमएफ, तो वो क्या हो जाएगा? φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम टेकन। ये ई एवरेज आ जाएगा आपके पास, φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम टेकन। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इससे एक दो फॉर्मूले और बनेंगे। लेट अस सी। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, मैग्नीट्यूड, राइट? माइनस साइन मैंने आपको बताया था लेंजेस लॉ की वजह से आता है, जो कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा जो भी फ्लक्स का चेंज होगा उसको अपोज करेगा, राइट? हम इसके थोड़े क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर मुझे करंट निकालना हो, करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? डी फाई बाई डी टी अपॉन आर। ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद एक और चीज होती है, चार्ज। लेट अस सी चार्ज कैसे निकालेंगे। बेटा अगर सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या आयंस मूव कर रहे हैं, तो चार्ज भी फ्लो करेगा। कितना चार्ज फ्लो किया है वो हमने निकालना है। लेट अस सी। सो आई क्या होता है बेटा? डी क्यू बाई डी टी। मैं यहां से निकाल रहा हूं, आई इज डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी आर। तो आप डी टी देखो कैंसिल हो सकता है, सो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? डी फाई बाई आर। तो इतना चार्ज फ्लो किया, सर्किट से इतना चार्ज फ्लो करेगा डी फाई बाई आर। तो ये आप देख सकते हो कितना चार्ज फ्लो किया है वो किस पे डिपेंड करता है? कितना चार्ज फ्लो किया है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। कितना फ्लक्स चेंज हुआ है अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये आपको याद रखना है। करंट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कितना फास्ट फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट उस पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करता। डीक्यू क्या है? चार्ज जो सर्किट से फ्लो किया टाइम टी में या डी टी में, जितना भी टाइम फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो डी क्यू इक्वल्स टू डी फाई बाई आर, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले हमने आज अप्लाई करने हैं। लेट अस सी।
और एक और चीज हमने क्या सीखी थी, एक और चीज हमने सीखी थी लेंजेस लॉ। लेंज लॉ या लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा जो भी फ्लक्स को चेंज करेगा उसको अपोज करेगा, मतलब जो भी फ्लक्स का चेंज होगा उसको अपोज करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप इसको ऐसे याद रखते हो, बिलीव मी बेटा, ज्यादातर लोग ऐसे ही याद करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है? इट डज नॉट मेक सेंस। तो आपको अच्छे से समझना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज गोइंग टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखना है, ईएमएफ किसको अपोज करता है? फ्लक्स के चेंज को। अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो उसको बढ़ने से रोकेगा, अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो उसको कम होने से रोकेगा। हमने थोड़े क्वेश्चन भी किए थे, आज भी हम पहले थोड़े क्वेश्चन करते हैं उसके। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको ये नोटेशन आनी चाहिए। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किस तरफ है? परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स है। लेट अस सी, सपोज इसके अंदर हमने एक रिंग रख दिया। दिस इज द रिंग विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो रेडियस ऑफ द रिंग इज इंक्रीजिंग। मान लेते हैं रेडियस ऑफ द रिंग जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो अब ये बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? ध्यान से समझना। अब बेटा इसके अंदर क्या होगा, अब आप थोड़ा सोचो, जब इसका रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। अब आप देखो, इसको अभी कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है? 1 2 3 4। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ क्रॉसेस यानी कि फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, राइट? 8 10 जो भी है। तो जब ये ऐसे बढ़ेगा तो इसका नंबर ऑफ क्रॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है कि जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ क्रॉस बढ़ रहे हैं क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ क्रॉस जो इसके एरिया को क्रॉस कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहेगा? क्रॉस बढ़ने नहीं चाहिए, यानी कि क्रॉस के नंबर को वो अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ डॉट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, डॉट कैसे प्रोड्यूस करेगा? मान लेते हैं, सुनना ध्यान से। अब जब बेटा इसमें करंट आएगा, देखना ध्यान से समझना, जब इसके अंदर करंट आएगा, अब करंट ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, लेकिन करंट आएगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, अब थोड़ा सोचो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब एक लूप में करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो जब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, राइट हैंड थंब रूल। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया उसकी वजह से जो करंट फ्लो किया, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो बाहर की तरफ है। तो अब देखो, अंदर यहां पर फील्ड अंदर की तरफ है, और क्या हो रहा था? नंबर ऑफ क्रॉस बढ़ रहे थे। तो अब क्या होगा? अब करंट ऐसे आएगा तो डॉट्स बन जाएंगे, यानी कि वो जो आपका फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगा, यानी कि फ्लक्स के बढ़ने को रोकने की कोशिश करेगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपीयर इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स का चेंज क्या हो रहा था बेटा? यहां पे बढ़ रहा था, यानी कि नंबर ऑफ क्रॉसेस बढ़ रहे थे, तो इसने क्या कर दिया? डॉट बनाने शुरू कर दिए, राइट? तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा। देखो बेटा कितने स्टेप्स आगे, फ्लक्स बढ़ा, क्रॉस बढ़े, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, करंट ऐसे आया, उसने डॉट्स बनाए। यहां पर लेंजेस लॉ लगता है, ये लेंजेस लॉ है कि जो भी आपका चेंज हो रहा है, यहां पे फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको इसने अपोज किया। अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
ये एक वायर है बेटा, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और ये लूप हमने इसके अंदर रख दिया। अब ये बोलते हैं इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इस लूप को हम राइट की तरफ लेके जाते हैं। लूप इज टेकन इन द राइट डायरेक्शन। अभी बोल रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालो इसमें। बेटा अब देखो, यहां से आपको थोड़ा सा एक चीज समझ आएगी कि पिछले चैप्टर आना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब बेटा इसमें आपका करंट फ्लो करेगा तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस रीजन में। यस, इधर भी आएगा लेकिन वो अभी रेलेवेंट नहीं है, हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? राइट हैंड पाम रूल। ये थंब की डायरेक्शन में करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन में आपको थंब लेके जाना है। ओके, एंड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस जगह पे, तो इसकी तरफ अपनी फिंगर्स पॉइंट करनी है। अगर आपको नहीं आता तो आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए बेटा, जहां पे हम ये डायरेक्शन निकालनी सीखते हैं, बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो आप देख सकते हो यहां पे जब आप इसको फिंगर मैच करते हो तो आपका पाम किधर फेस कर रहा है? अंदर। योर पाम इज फेसिंग इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड्स। तो यहां पर जो फील्ड है वो क्रॉस है। अंदर के फील्ड को कैसे शो करते हैं? क्रॉस से। ओके, राइट, यहां पर क्रॉस आ गया। अब जब आप इसको इधर लेके जाओगे, अब स्ट्रेट वायर का फील्ड अगर आपको याद हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जैसे जैसे इधर जाएगा, जैसे जैसे लूप इधर जाएगा, इट इज गोइंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ क्रॉस जो है वो क्या हो जाएंगे? कम होंगे। जैसे जैसे इधर जाएगा नंबर ऑफ क्रॉसेस कम होंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहेगा? अरे नंबर ऑफ क्रॉसेस कम हो रहे हैं, यानी कि फ्लक्स कम हो रहा है, तो वो उस फ्लक्स जो कम हो रहा है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि इसमें करंट कैसे आ जाएगा? क्लॉकवाइज। सर कैसे? बेटा इसमें जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो इसका फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगा, राइट। ये क्लॉकवाइज करंट की वजह से ये फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगा। जो बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है उसकी वजह से जो करंट आया है, उसकी वजह से जो फील्ड आया है, ये क्रॉस जो पहले थे वो इसकी वजह से थे। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा था और हमने इसको यहां रखा। अब हम जब इसको इधर लेके जाएंगे, सुनो बेटा ध्यान से, रखना ही काफी नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ यहां प्लेस कर देते हो, सपोज अगर ये मोशन नहीं हो तब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स तो है लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अब जब आप इसको ऐसे ड्रैग कर रहे हो राइट की तरफ, तो जब व्हेन इट इज बीइंग ड्रैग्ड इन द राइट डायरेक्शन, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हो। तो उससे क्या होगा? उससे इसका फ्लक्स कम होगा, यानी क्रॉसेस कम होंगे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट लाइक दैट। इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगा, तो वो फील्ड को असिस्ट करेगा, यानी कि डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब इसी में आप एक और एक्सटेंशन कर लो। मान लो ये दूसरा लूप है कोई, अगर इस लूप को हम इधर लेके जाएंगे, सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर दिस इज अनदर लूप, अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा? बेटा इसमें जो करंट आएगा, अब इसमें क्या हो रहा है? जब आप इसको इधर लेके जा रहे हो, नंबर ऑफ क्रॉस जो है वो बढ़ेंगे, फ्लक्स बढ़ेगा। सर क्यों? क्योंकि यहां पर फील्ड ज्यादा है, वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4π2I/r। बेटा ये भी आपको सीखना है। ऑलवेज टेक दिस सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है, एकदम से रिवाइज कर लो। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था, राइट। डोंट वेट फॉर कि मैं कभी स्पेशल बैठ के रिवाइज करूंगा। क्वेश्चन करते करते ही अच्छा कोई चीज पिछले वाली आ गई, उसी वक्त उसका फॉर्मूला रिवाइज कर लो। अच्छा μ0/4π × 2I/r, एक्सक्यूज मी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसकी वजह से। अब देखो R जब बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और R जब कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो जब ये इसकी तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्रॉस बढ़ रहे हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बोलेगा? नहीं, क्रॉस नहीं बढ़ने चाहिए, यानी कि अंदर की तरफ वाले फील्ड जो बढ़ रहा है उसको अपोज करेगा, यानी कि बाहर की तरफ खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। यानी कि
जो आपका डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ए एंटी क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज। सो दिस इज हाउ द लेंजेस लॉ इज अप्लाइड। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटा। अगर कभी कहीं भी समझ नहीं आता है, यू कैन प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस। आप अपने कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हो। आई विल गिव यू द आंसर्स। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ये एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये एक लूप रखा हुआ है। ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर एक रिंग रखा हुआ है मेटल का, या वायर से एक लूप बना दिया, वो रख दिया। अब फर्स्ट पार्ट, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालनी है। फर्स्ट आई कांस्टेंट है, सेकेंड केस आई इंक्रीजिंग है, एंड थर्ड केस आई जो है वो डिक्रीजिंग है। देखो कैप लग गया था क्योंकि क्लास 11th को आई वाज टीचिंग यूनिट वेक्टर्स। तो आई मतलब करंट, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, यहाँ पे करंट कम हो रहा है। अब सुनना बेटा ध्यान से। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पहले केस में करंट कांस्टेंट है। सबसे पहले तो ये करंट जब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगेन पिछला चैप्टर, राइट हैंड पाम रूल। करंट यहां पे फील्ड निकालना है तो फिंगर्स के टिप्स को उस पॉइंट पे ज्वाइन करना होता है। तो आपका पाम किधर फेस कर रहा है, बाहर। तो यहां पर फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डॉट्स की फॉर्म में होगी, राइट। तो यहां पर फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आ गया। ओके, अब सबसे पहले आई कांस्टेंट है बेटा। इस केस में ये लूप मूव नहीं कर रहा है, लूप सिर्फ रखा गया है। लूप इज जस्ट प्लेस्ड, इसको मैं लिख देता हूं रेस्ट। फर्स्ट केस का आंसर क्या आ गया, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस केस में, फर्स्ट केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो उसका फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स अगर चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आ जाएगा। ओके, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, आई इंक्रीज कर रहा है बेटा। जब आई इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, यानी कि ये जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं ये इंक्रीज करेंगे। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज व्हाटएवर इज हैपनिंग। यहां क्या, व्हाट इज हैपनिंग हियर, सर फील्ड इज इंक्रीजिंग। यस, किसी और टर्म्स में बताओ, सर डॉट्स इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ डॉट्स इज इंक्रीजिंग। तो हाउ कैन द नंबर ऑफ डॉट्स बी, how can the increase in the number of dots be compensated? उसको कैसे अपोज करेंगे, सर क्रॉस बना के। तो यानी कि इसमें जो करंट है वो कैसे आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज करंट, यानी कि डॉट थे तो ये क्रॉस बनाना शुरू कर देगा। तो जो भी आपका मतलब फील्ड बढ़ रहा है उस फील्ड को ये अपोज करेगा। सो आप लिख सकते हो द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। अच्छा, थर्ड केस लेते हैं। करंट डिक्रीज कर रहा है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे ये आई है, करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो डॉट्स क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली डॉट्स भी डिक्रीज करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड विल गेट वीकर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग वीकर, यानी कि डॉट्स इज डिक्रीजिंग, डॉट्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो डॉट्स अगर कम हो रहे हैं तो क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहेगा, डॉट्स कम नहीं होना चाहिए, तो उनको सपोर्ट करो। तो सपोर्ट करने के लिए ये भी डॉट बनाएगा, यानी कि करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ACW। सो दिस इज हाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर्स। इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकाली जाती है। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। Now, suppose there is a ring. Suppose there is a ring. ये एक मैग्नेट है।
अगर इस मैग्नेट को हम रिंग में ड्रॉप करते हैं, रिंग के ऊपर से, ये रिंग है एंड यहां से हमने इसको ड्रॉप किया। अब बेटा ये भी आपको सीखना है, जब इसको यहां से ड्रॉप किया तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये इसके थ्रू निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड acceleration of the magnet will be, first part equal to g, second part a लिख लेते हैं less than g, third part greater than g, fourth part cannot be predicted। ये चार ऑप्शन होंगे। इसको कैसे एनालाइज करेंगे बेटा, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल इस रिंग के पास आ रहा है। अच्छा, क्या इस रिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? आएगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? यस, क्योंकि बेटा जैसे जैसे इसके पास आएगा ये, इसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस करेंगी वो लिंक बढ़ता रहेगा, राइट। जैसे जैसे इसके पास आएगा, इसको दोनों तरीकों से आप बोल सकते हो सर, जैसे ये पास आएगा इसका फील्ड ज्यादा होता रहेगा, इसका फील्ड इस रीजन में बढ़ता रहेगा। तो जब यहाँ पे फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो यानी कि फ्लक्स चेंज हो गया। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो इस रिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और उसकी वजह से करंट आएगा। बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ की नहीं ये डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट आया। अब इसमें जो करंट आएगा, लेट अस सी करंट कैसे आएगा। अब बेटा जो करंट आएगा उसको क्या करना है, जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है। और हो क्या रहा है यहाँ पे, सर नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है तो ये इसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या है, मैं इसको यहां ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। अगर यहां नॉर्थ पोल आ रहा है नीचे, तो ये नॉर्थ पोल को नीचे आने से रोकेगा। कैसे? फोर्स लगा के। सर फोर्स कैसे लगेगी, यहां पर भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर से देखते हैं तो नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, तो नॉर्थ पोल को रोकने के लिए ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ पोल अपीयर हो जाएगा। सर ये कैसे? अगेन ये भी बेटा पिछले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जब एक वायर में करंट फ्लो करता है जैसे ये, तो यहां पे अगर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपकी तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है। सो नॉर्थ पोल इज फॉर्म्ड टुवर्ड्स योर साइड, इस साइड पे, तो नॉर्थ पोल बनेगा, यानी कि यहां पर करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट ऐसे फ्लो किया और नॉर्थ पोल ऊपर बन गया, तो नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, यानी कि इसको ये रोकेगा। तो आंसर क्या आ गया, मतलब अगर बेटा ये रिंग नहीं होता, किसी भी चीज को अगर आप ड्रॉप करते हो तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अब उसको एक फोर्स लग गया ऊपर की तरफ, यानी mg माइनस समथिंग, यानी कि फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो होगी वो लेस देन ग्रेविटी होगी, राइट। सो यहां पे देखो एक डिफरेंट तरीके से ये लगा, यहां पे हमने डॉट और क्रॉस नहीं देखे, यहां पर आपने क्या देखा कि नॉर्थ पोल जो है नीचे आ रहा था, तो उसको रोकने के लिए यहां पर नॉर्थ पोल बन गया, राइट, जो इसको रिपेल करेगा। ओके, सो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम हो जाएगी। ओके, लेट अस सी। सो दिस वाज योर लेंजेस लॉ। हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में भी किए थे। ओके बेटा, ये जो लेंस लॉ आप देखोगे, नेचर की बेसिक नेचर है। फिजिक्स में बच्चे ये लाइन को रट लेते हैं, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, लेकिन वो इसको कभी अब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करते। यस, कुछ लोग करते हैं, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एवरीवन, बट कोशिश करो बेटा, नेचर की नेचर निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। सोचो अगर ये ऐसा नहीं होता जो हो रहा है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ असिस्ट करता तो क्या हो जाता, लेट अस सी। मतलब लेंजेस लॉ is in accordance with conservation
ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। अब बेटा देखना ध्यान से समझ में, मैंने बोला ये रिंग है, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये रिंग है, ये मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं। अब बेटा जब आप इस मैग्नेट को इस तरफ लेके जाते हो, एकदम से क्या होता है, इसका फ्लक्स लिंक चेंज होगा, ओके। उसकी वजह से इस वायर में, इस लूप में, इस रिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, उसकी वजह से इसमें करंट आ जाएगा। अब जो करंट आएगा, करंट किस डायरेक्शन में आएगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि ये अपोज हो। जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है सर, नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल को इधर आने से ये रोकेगा। कैसे, यानी कि यहां पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि अगर इधर से देखेंगे, यहां से, ये भी याद रखना है बेटा, किधर से देख रहे हैं हम, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। अब सुनो, अभी नॉर्थ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल आ गया, ये इसके आगे आने को रोक रहा है, राइट। अगर उल्टा हो जाता तो देखो क्या होता सर, उससे क्या होता, उससे बेटा हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, राइट। मुझे लगता है, फिर पता नहीं, मैं आई एम नॉट साइंटिस्ट, बट अगर ऐसा हो जाता, मेरे हिसाब से फिर किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा होते ही सपोज हम किसी और यूनिवर्स में चलते हैं, किसी और जगह पे चलते हैं जहां पे ऐसा हो जाए, बेटा अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, आपने मैग्नेट को जैसे ही मूव किया, यहां साउथ पोल आ गया, ये साउथ पोल तो इसको अपने आप पुल कर लेगा। इसका मतलब क्या है, परपेचुअल मोशन। परपेचुअल मोशन क्या होता है, मोशन विदाउट एनी असिस्टेंस, मोशन विदाउट एनी फीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप एनर्जी मिल रही है। तो बेटा क्या करना था, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेट यहां रखा, अब इसको जरा सा टैप करो, टैप करा, थोड़ा सा धक्का दिया इस तरफ, इसके सामने एकदम से साउथ पोल आ गया, तो साउथ पोल ने नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर फेल हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पास बिना किसी एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के। लेकिन ऐसा नहीं होता, नेचर ने हम बहुत नेचर की जो नेचर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको सोचना क्या चाहिए, सर जब मैग्नेट को हम इधर लेके जा रहे हैं, इसमें करंट आ गया, अब इसमें जो करंट आया है यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई इसके अंदर। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है तो वो एनर्जी कहां से आई, हमने तो कोई एनर्जी सप्लाई नहीं की, राइट। अगर यहां पर एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप सब लोगों को क्लास आई थिंक 7th या 8th से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया जाता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो यहां पर भी बेटा कोई एनर्जी फॉर्म चेंज कर रही है, और वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे ही देखो बेटा ध्यान से, अगर ये मैग्नेट रेस्ट पे है, यहां पर इसमें कोई करंट नहीं होगा, जब ये मैग्नेट रेस्ट पे है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा उस वक्त, जैसे ही मैग्नेट चलेगा उसी वक्त करंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैग्नेट को चलाया उसी वक्त इसके सामने नॉर्थ पोल आ जाएगा, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल को रोकेगा, यानी कि आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इसको आगे लेके जाने में। फोर्स लगाने का मतलब यू आर परफॉर्मिंग मैकेनिकल वर्क, तो जो मैकेनिकल वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर दी है, हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, और वही मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया, आप एक छोटा सा एक फनी एग्जांपल ले सकते हो। मतलब हमें क्या करना है, मान लो ये रिंग रखा, यहां पर ये सपोज आप ये टॉय ट्रेन मान लो बेटा, इसके ऊपर मैग्नेट बना दिए, टॉय ट्रेन को मैग्नेटाइज कर दिया, फ्रंट पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब इसको इधर थोड़ा सा धक्का दिया, आगे रिंग है, अब रिंग में यहां सीधा साउथ पोल आ गया,
आता नहीं है, हमें पता है। अगर इसको इधर लेके जाएंगे नॉर्थ ही आएगा, तो अगर साउथ आ गया तो ये क्या होगा, साउथ इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये टॉय ट्रेन अपने आप चलना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, परपेचुअल मोशन इज नॉट पॉसिबल। तो लेंजेस लॉ इज अगेन इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ओके, अब बेटा हम थोड़े से इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं। लेट अस स्टार्ट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े से। ये बोलता है फ्लक्स लिंक्ड with the circuit is given by flux linked with the circuit is given by phi equals to 3t square plus 4t plus 8 Weber. Weber is the SI unit of magnetic flux. बेटा आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे अगर आप ये लेक्चर जब देख रहे हो, आप यहाँ पे पॉज कर लिया करो। अगर आपको लगता है जब क्वेश्चन पूरा डिक्टेट हो जाता है, आप वहां पे पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो, उसके बाद सोल्यूशन चेक कर सकते हो, राइट। ओके, फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट इज गिवन बाय दिस। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ at t equals to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बेटा, डी फाई बाई डी टी। यस, माइनस होता है, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सिर्फ, तो माइनस तो मैंने आपको बताया डायरेक्शन के लिए होता है। तो ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी निकालो, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आपको कैलकुलस का लेक्चर देखना चाहिए बेटा। तो कितना हो गया, 6t प्लस 4। एंड यस, जिसको साइंस का असली लुत्फ लेना है, असली मजा लेना है, उसको कैलकुलस बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कैलकुलस कैन एब्जॉर्ब यू। वो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, तो अगर आपको ऐसा नहीं लगा कि आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हो, तो आपको कैलकुलस समझ नहीं आया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत एब्जॉर्बिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये समझ आएगा कैसी चीजों को डील किया जाता है। चलो एनीवेज, लेट अस गेट बैक टू दिस। डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू 6t प्लस 4। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया आपके पास 6t प्लस 4। लेकिन इन्होंने बोला है कब निकालना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में। तो 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 16 आ गया, 16 वोल्ट। सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे सर्किट में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, 16 वोल्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मूला बेटा, फ्लक्स दिया हुआ है, डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। Okay, let us see the next question. A coil has an area of 4 meters square. 4 meters square. And it is placed inside a magnetic field, with the area perpendicular to the field lines. If magnetic field changes from 1 Weber per meter square to 4 Weber per meter square,
in 2 seconds, find the average EMF induced. कितना EMF उसमें इंड्यूस्ड हुआ है, एवरेज EMF, राइट. A coil has an area of 4 meter square and it is placed inside a magnetic field. अब हम इसको थोड़ा ड्रॉ भी कर सकते हैं. सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, कॉयल ऐसे रखी गई है, यानी कि एंगल 90 है. कॉयल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. नाउ दे से मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है बेटा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला, 1 टेस्ला से 4 टेस्ला चेंज हो गया. 2 सेकंड लगे. एवरेज ईएमएफ बेटा, एवरेज ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है? E इक्वल्स टू phi2 माइनस phi1 अपॉन टाइम टेकन, मैग्नीट्यूड, राइट. सो लेट अस सी phi2. फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? एरिया B कितना है? 4. फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा. B कितना हो गया? 4. एरिया कितना है? 4 मीटर स्क्वायर. cos 0, देखो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है. एन कैप एरिया वेक्टर का सिंबल होता है, तो cos 0 आ गया, यानी कि 16 आ गया. ओके, phi1 इनिशियल फ्लक्स. B आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1 इंटू 4 इंटू cos 0. cos 0 तो कितना हो गया ये? 4. तो यू कैन पुट इन दिस, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो. phi2 माइनस phi1 यानी कि 16 माइनस 4 अपॉन टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, तो 12/2 यानी कि 6 वोल्ट. बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकाला था, ये एवरेज ईएमएफ आया है. सो दिस इज द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स. तो आपको ध्यान रखना है, एवरेज जब पूछा जाएगा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो phi2 माइनस phi1 अपॉन टाइम टेकन. phi कैसे निकलेगा? BA cos थीटा. सो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन. सो दिस इज योर आंसर. लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? In a field of 5 Tesla, area of a coil changes from 1 centimeter square, 50 centimeter square to 51 centimeter square. एक फील्ड है बेटा 5 टेस्ला का, और उसमें एरिया ऑफ जो कॉयल है वो चेंज हो रहा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 51 सेंटीमीटर स्क्वायर. सर कॉयल का एरिया चेंज कैसे होगा? अगर आपके दिमाग में आए बेटा, हीट कर देंगे, हीट करने से चीजें एक्सपैंड करती हैं, तो वहां से एरिया इंक्रीज हो सकता है. ये कुछ और तरीका भी हो सकता है, मतलब एक्सपैंड कर रही है कॉयल. चेंजेस फ्रॉम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 51 सेंटीमीटर स्क्वायर. Resistance of the coil is 2 ohm and it remains constant. यानी कि अप्रोक्सीमेशन कर दिया इन्होंने कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही. ओके, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज? What is the amount of charge which flows in this time?
ओके, नाउ दे आर आस्किंग अबाउट हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग, कितना चार्ज फ्लो कर गया। बेटा चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था डी क्यू इक्वल्स टू डी फाई बाय आर, राइट। उसमें टाइम नहीं आता, तो डी फाई कैसे निकलेगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाई टू कितना आ गया बेटा, फाई टू इज बी कितना है 5 टेस्ला, एरिया कितना है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यस, इनको एक थोड़ा सा एक डायग्राम भी देना चाहिए। लेट अस सी, डायग्राम ऐसे होना चाहिए इसका, दिस इज द डायग्राम, राइट, सो दैट थीटा इज 0, राइट। सो फाई टू इज बी ए कॉस 0, ये आपको डायग्राम भी दे दिया है, अब कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फाई टू ही आ गया आपके पास, बी 5 टेस्ला, एरिया 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फाई वन इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इनिशियल फ्लक्स हो गया आपका 5, फील्ड तो उतना ही है, एरिया कितना हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो बेटा डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, 5 टू माइनस 5 तो 5 टू माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 5 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन आर, रेजिस्टेंस इज हाउ मच 2 ओम। सो लेट अस सी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसमें से कॉमन ले लो, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन आ गया, 51 माइनस 50 अपॉन 2 कितना आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम, 2.5 एक्सक्यूज मी इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम। तो इतना चार्ज सर्किट से फ्लो कर गया। क्या बोला था, इतना फील्ड है, कॉइल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 51 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और रेजिस्टेंस इतनी है, और रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, राइट। कितना चार्ज फ्लो किया है, चार्ज फ्लो का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था डी फाई बाय आर, यानी कि चेंज इन फ्लक्स अपॉन द रेजिस्टेंस। तो चेंज इन फ्लक्स कैसे निकलेगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक ये 2 मीटर का हमने स्क्वायर रख दिया, स्क्वायर है, dB बाय dt 2 टेस्ला पर सेकेंड दिया हुआ है, राइट। A square frame is placed inside a magnetic field as shown. If magnetic field is increasing at the rate 2 Tesla per second, find the induced EMF in the coil. इस कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा, ये क्वेश्चन है बेटा। अब फाई क्या होता है, फ्लक्स निकालते हैं पहले, फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। अब बेटा इसमें समझने वाली बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा डी फाई बाय डी टी, यानी कि डी बाय डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। अब बेटा डिफरेंशिएशन उसकी होती है जो चेंज होता है, बाकी कांस्टेंट है। अब देखो इसमें बी चेंज हो रहा है, यस, ए और कॉस थीटा कांस्टेंट है। इसके अंदर ये जो लूप है, ये रिंग जो है, सॉरी ये स्क्वायर लूप जो है,
इसका एरिया कांस्टेंट है और ना ही इसको हम फ्लिप कर रहे हैं, घुमा भी नहीं रहे, तो थीटा भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसको कैसे डील करेंगे? अब इसके अंदर ए और कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया ए कॉस थीटा इंटू डी बी बाई डी टी, राइट। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए कितना है? 2 इंटू टू यानी कि 4 कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो इसका एरिया वेक्टर ऐसे या ऐसे कैसे भी ले लो, अंदर की तरफ ले लेते हैं तो जीरो एंगल आ गया, तो ये कॉस जीरो हो जाएगा यानी कि 1 इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी कितना दिया हुआ है? 2। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 8 वोल्ट। सो अगेन दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। इन्होंने रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी दिया है। बेटा इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? जैसे स्क्वायर रूट है, उसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हो? अंडर रूट सपोज एक्स। अब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग कैसे लिखा जाता है? डिफरेंशिएशन, राइट। सो डीबी बाई डी टी। सो डीबी बाई डी टी इन्होंने दे रखा है 2 टेस्ला पर सेकेंड। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइव इज बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। सो डीबी बाई डी टी, यहां से आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। ओके, इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। लेट अस सी सेम क्वेश्चन कुछ इस टाइप का, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे चीजों को अप्लाई किया जाता है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने एक रिंग रखा, इसकी रेडियस है आर, राइट। A ring is placed inside a magnetic field of strength 2 Tesla. If the radius of the ring is increasing at a rate 2 centimeter per second, find the induced EMF when the radius is 1 सेंटीमीटर। बट ये काफी ज्यादा इसमें कैलकुलस आ गया है। लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसने एक रिंग रखी, उस रिंग की रेडियस बढ़ रही है बेटा। अब मान लो उसको हीट कर रहे हैं तो उसकी रेडियस ऐसे इंक्रीज कर रही, तो रेडियस बढ़ रही है, उसका रेट इन्होंने दे दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है? डी आर बाई डी टी, ये दे दिया इन्होंने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर 2/100 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है जिस वक्त रेडियस 1 सेंटीमीटर है, रेडियस जब बढ़ेगी, मान लो 1 मिलीमीटर थी, तो वो धीरे धीरे बढ़ते 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ऐसे करते करते 1 सेंटीमीटर भी होगी, फिर 2 भी होगी। जिस वक्त 1 सेंटीमीटर रेडियस है, उस वक्त ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहे हैं। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। क्या होगा इसके अंदर? बी इन्होंने दिया था हमें 2 टेस्ला। बेटा फ्लक्स क्या हो गया आपके पास? बी ए कॉस थीटा, फाइव इक्वल्स टू बी कितना है? 2। एरिया हो गया इसका पाई आर स्क्वायर एंड कॉस 0। इसका एरिया वेक्टर अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो गया, मतलब अंदर की तरफ, तो थीटा हो गया आपका 0 कॉस 0। सो फाई की वैल्यू आ गई 2 पाई आर स्क्वायर। अब डी फाई बाई डी टी निकालते हैं बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बेटा चेन रूल, चेन रूल, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2r इंटू डी आर बाई डी टी, राइट। अगर विद रिस्पेक्ट टू r होता तो 2r होता, लेकिन यहां पर आपको चेन रूल लगेगा। अगेन बेटा अगर इसको समझना है, यू मस्ट वॉच कैलकुलस। कैलकुलस के लेक्चर आपको देखने चाहिए। तो E इक्वल टू कितना आ गया? 4 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी, कितना आ गया? 4 पाई आर कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/100 इंटू डी आर बाई डी टी कितना है? 2/100
सो कितना आ गया 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। तो इतना ईएमएफ इस रिंग के अंदर इंड्यूस होगा जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है। राइट, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर होता है तो आप वहां पे लिख सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।